हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर ए इन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यानी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में हम वेक्टर ए को देखने वाले हैं। वेक्टर ए को देखने वाले हैं, सदिश ए को देखने वाले हैं। भैया ये होता क्या है? तो देखो, सबसे पहले इसको इजी वे में हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। क्या होता था उसमें? 3 एक्सिस होते थे। एक तो एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था और एक क्या होता था? जेड एक्सिस होता था। और ये हमारे पास क्या होता था? ओरिजिन या मूल बिंदु होता था। एक्स अक्ष की जो डायरेक्शन या दिशा होती थी उसको हम किससे डिनोट करते थे? आई कैप से। वाई अक्ष की जो डायरेक्शन या दिशा होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? जे कैप से। और जेड अक्ष की जो डायरेक्शन या दिशा होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? के कैप से। अब सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट पी है और यहाँ पर हमारे पास इस यहाँ से यहाँ तक यानी पॉइंट पी की जो पोजीशन है, स्थिति है, उसको हम एक वेक्टर या सदिश के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वेक्टर या जो सदिश है वो क्या है? हमारे पास ए वेक्टर है। व्हाट इज दिस? ए वेक्टर है। तो आपने ए वेक्टर कैसे लिखा था? तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था कि जो ए वेक्टर होता है, ए सदिश होते हैं, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं। एक्स दिशा में क्या होता है? ए एक्स। वाई डायरेक्शन में क्या होता है? ए वाई। और जेड डायरेक्शन में क्या होता है? ए जेड होता है। तो ए वेक्टर हमारा क्या होता था? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। यानी ए वेक्टर और ए सदिश को हम कैसे लिखते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप से लिखते हैं। क्लियर है? लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं। तो सर इसमें क्या होगा? कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कितने कर्व होते हैं? कितने वक्र होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है हमारे पास U1 वक्र होता है, U1 कर्व होता है। एक हमारे पास क्या होता है? U2 वक्र होता है, U2 कर्व होता है। एक क्या होता है हमारे पास? U3 वक्र होता है, U3 कर्व होता है। 3 होते हैं, U1, U2 और U3। अब वहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होते थे, एकांक सदिश होते थे, वो तो होते थे आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ होता है जो U1 की डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं E1 कैप। याद रखना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E1 कैप से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E2 कैप से। और इससे हम E3 कैप से। U1, U2 और U3 की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, उनके लिए हमने जो यूनिट वेक्टर बना रखे हैं, यहाँ पर एकांक सदिश बना रखे हैं, वो क्या है? E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने बहुत पढ़ा है, क्या होता था? आई कैप, जे कैप और के कैप होता था। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट P ले लें और इसको एक वेक्टर या सदिश से रिप्रेजेंट करें, और ये वेक्टर या सदिश हमारा क्या है? ए वेक्टर है। ये वेक्टर या सदिश हमारे पास क्या है? ए वेक्टर है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखना, इसको लिखते हैं पहले इस दिशा में ये वेक्टर के 3 कंपोनेंट या घटक होंगे। इसमें कितना मान लो? A1, इसको A2 और इस डायरेक्शन या दिशा में A3। वहाँ AX, AY, AZ होता था, यहाँ होगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 ओ नॉट आई कैप। व्हाट इज दिस? E1 कैप। और यहाँ पर
E2 कैप और यहाँ पर E3 कैप। तो अब से आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, जब हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में जो वेक्टर ए होता है ना, सदिश ए होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। बहुत ही सिंपल चीज़ भाई साहब, ये तो रटते हुए आए थे हम, AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ के कैप, बस A1 A2 A3 हो गया और E1 कैप E2 कैप और E3 कैप हो गया। बिल्कुल सर, गजब की चीज़ हो गई ये तो। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड यानी कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। और ये जो टॉपिक है ना, ये फर्स्ट ईयर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी हमने ये पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के। देखो जो विद्युत अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता होती है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होती है, इसको हम कैसे समझाते हैं। प्रवणता का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं dv/dx, तो ये जो v है ना, v कैसा होता है, स्केलर होता है, अदिश होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। तो dv/dx यानी v में चेंज हो रहा है, परिवर्तन होता है, x क्या है, डिस्टेंस या दूरी। dv/dx यानी v चेंज हो रहा है, v में परिवर्तन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसे हम बोलते हैं क्या, प्रवणता यानी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब किससे होता है, चेंज से, परिवर्तन से। स्केलर में, अदिश में v क्या है, पोटेंशियल या विभव है, ये कैसा होता है, स्केलर या अदिश होता है। जो अदिश में जो परिवर्तन होता है, स्केलर में जो चेंज होता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, ग्रेडियंट यानी प्रवणता बोलते हैं। अच्छा, ये एक स्केलर फील्ड और होता है। स्केलर फील्ड क्या होता है सर, स्केलर फील्ड क्या होता है, अदिश क्षेत्र क्या होता है। स्केलर फील्ड या अदिश क्षेत्र वो होता है जो अदिश राशियों से बनता है, स्केलर क्वांटिटी से बनता है। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि क्या होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण होता है, क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन, दिशा नहीं होती है। स्केलर फील्ड या अदिश क्षेत्रों को समझने के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियों की। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, लेकिन डायरेक्शन या दिशा नहीं होती है। जैसे क्या, टेम्परेचर, ताप, सब पढ़ रखा है। जैसे क्या, टेम्परेचर या ताप। टेम्परेचर या ताप स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन या दिशा की बात नहीं करते हैं। तो ये देखो लकड़ी जो है, ये वुडन है, इसको हम जला दें तो आसपास का रीजन या क्षेत्र क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। टेम्परेचर ही है, ये ताप ही है आसपास। लकड़ी को हम जला दें तो आसपास गर्माहट हो जाती है ना, टेम्परेचर हो जाता है। ये कौन सा फील्ड होता है, एक तरीके का कौन सा क्षेत्र होता है, स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र, क्योंकि टेम्परेचर या ताप अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, डेरिवेशन है हमारा, यानी ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट करने का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो किस में निकालना है हमें, कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो कितने कर्व होते हैं हमारे पास, 3 कर्व होते हैं। कितने कर्व होते हैं हमारे पास, 3 कर्व होते हैं, 3 वक्र होते हैं। कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कितने वक्र होते हैं, 3 वक्र होते हैं, 3 कर्व होते हैं। U1 कर्व, दूसरा होता है हमारे पास
U2 कर्व या वक्र, और थर्ड होता है हमारे पास U3 कर्व या वक्र। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें स्केलर फील्ड ले लेते हैं, अदिश क्षेत्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्केलर फील्ड या अदिश क्षेत्र। ये देखो, ये हमने एक पृष्ठ मान लिया, हमने एक सरफेस मान लिया, और ये कौन सा सरफेस या पृष्ठ है, S1। ये एक स्केलर फील्ड भी है, अदिश क्षेत्र भी है, जैसे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेम्परेचर या ताप। इस पृष्ठ, इस सरफेस के हर पॉइंट पर टेम्परेचर या ताप क्या रहेगा, समान रहता है। अदिश क्षेत्र या स्केलर फील्ड लेते हैं हम, एक तो ले लिया हमने S1, ठीक है, और इस पर पूरे पर स्केलर फील्ड का मान यानी अदिश क्षेत्र का मान कितना है, फाई है। फिर दोबारा सुन लेना, अदिश क्षेत्र या स्केलर फील्ड हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सरफेसों के द्वारा, पृष्ठों के द्वारा। ये सरफेस या पृष्ठ ऐसे होने चाहिए कि इनके ईच पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर जो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, नियत। पूरे पर कितना है हमारे पास अदिश राशि का स्केलर फील्ड का मान, फाई है। ठीक है। एक और हमने क्या ले लिया, ये भी हमारे पास क्या है, एक दूसरा सरफेस या पृष्ठ है। ये कौन सा है हमारे पास, S2 है। इस पर पूरे पर अदिश क्षेत्रों को सरफेस या पृष्ठों से क्या किया जाता है, हमारे पास ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है। इस पूरे पर अदिश राशि का मान यानी स्केलर क्वांटिटी का मान कितना है, फाई प्लस डेल्टा फाई है, पूरे पर मान। इसका मतलब जो है, यहाँ पर टेम्परेचर 35 है हर पॉइंट पर, क्योंकि टेम्परेचर या ताप अदिश राशि होती है, तो पूरे पर अदिश राशि वितरित है, पूरे पर टेम्परेचर या ताप है, यहाँ पर कितनी है इसकी वैल्यू, फाई। ऐसे ये दूसरा पृष्ठ या सरफेस है, इस पर पूरे पर अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी का मान कितना है, फाई प्लस डेल्टा फाई है। तो दो हमने इक्यू सरफेस ले लिए, यानी कि हमारे पास कहने का मतलब है इक्यू स्केलर सरफेस, सम अदिश पृष्ठ, मतलब जिन पर अदिश राशि का मान, स्केलर क्वांटिटी का मान क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब ये जो फर्स्ट सरफेस है, पहला पृष्ठ है, इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, P। और ये दूसरा सरफेस या पृष्ठ लिया है, इस पर हमने पॉइंट ले लिया, बिंदु ले लिया, क्या, Q। अब इस पॉइंट P को हम कहाँ से देख रहे हैं, O से देख रहे हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर के द्वारा, एक सदिश के द्वारा, जो कि क्या है, हमारा R वेक्टर है। यानी ये पॉइंट P जो है, ये जो बिंदु P है, O से कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, और O से कौन सी डायरेक्शन में है, इस वाली डायरेक्शन में है, दिशा में। ये Q पॉइंट को हम कहाँ से देख रहे हैं, O से देख रहे हैं। O से इसकी भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस या दूरी होगी, तो ये जो डिस्टेंस या दूरी है, इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो वेक्टर या सदिश, और इसका मान हम कितनी मान लेते हैं, इसकी वैल्यू R प्लस कितनी, डेल्टा R मान लेते हैं। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो, हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस सरफेस या पृष्ठ से ऐसे जाते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन कैप से। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, जो ये बता रहा है कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, ऐसे सीधे जा रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, हम P से कहाँ जा रहे हैं, Q पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, P से Q पर। तो बताना जरा, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये कितनी है, R प्लस डेल्टा R, और ये क्या है, R प्लस डेल्टा R में से R हमने घटा दिया, तो ये कितना आएगा जब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, डेल्टा R। मतलब ऐसे सीधा ना जाकर हम P से Q इस पर गए,
कितने एंगल पर गए हम, सपोज करो हम कितने एंगल पर गए, थीटा एंगल पर गए। कितने कोण पर मुड़ के चले गए हम, थीटा कोण पर चले गए। डायग्राम समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पी क्यू। किसकी बात कर रहे हैं, पी एरिया और क्यू एरिया। पी क्यू की दिशा में, पी क्यू की दिशा में अदिश फलन फाई में परिवर्तन, अदिश फलन फाई में परिवर्तन। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन क्या, पी क्यू। देखो कैसे देखते हैं, P से Q पर गए, यहाँ पर कितना मान है, इस पूरे सरफेस या पृष्ठ पर अदिश राशि का स्केलर क्वांटिटी का मान फाई है। यहाँ पूरे पर कितना है, फाई प्लस डेल्टा फाई है। जब यहाँ से यहाँ गए तो कितना चेंज हुआ, फाई और फाई प्लस डेल्टा फाई का चेंज हुआ। तो ये आएगा हमारे पास डेल्टा फाई। और कितनी दूरी तक गए हम, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस तक गए, तो ये कितनी डिस्टेंस तक गए हम, डेल्टा आर डिस्टेंस तक गए, डेल्टा आर दूरी तक गए। तो डेल्टा फाई अपॉन क्या होता है, डेल्टा आर होता है। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर डिस्टेंस पर, डेल्टा आर दूरी पर यहाँ से यहाँ पर जो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, वो कितनी चेंज हुई है, यहाँ फाई प्लस डेल्टा फाई डेल्टा आर डिस्टेंस पर। अब ये बात ध्यान रखना, इस पूरे पर वैल्यू कितना है, फाई पहले वाले सरफेस या पृष्ठ पर, और ये दूसरे वाले सरफेस या पृष्ठ पर अदिश राशि या स्केलर का मान कितना होता है, फाई प्लस डेल्टा फाई होता है। हम यूं क्यों गए पी क्यू, हम ऐसे भी तो जा सकते थे भैया, बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे भी जा सकते थे। तो हमने यहाँ से क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देखो लंब डाल दिया हमने यहाँ पर। क्या डाला हमने यहाँ पर, ये देखो यहाँ से क्या डाल दिया हमने, एक लंब डाल दिया। और ये जो एंगल है, परपेंडिकुलर एंगल है, लंब है, वो कितने का है, 90 डिग्री का है। कितने का है हमारे पास, 90 डिग्री का है। डाल देंगे ना, अरे भैया ये एंगल कितने का है हमारे पास, 90 डिग्री का है, बिल्कुल सर। तो क्यों गए हम P से Q, जब इसी सरफेस या पृष्ठ से इस पर जाना था तो हम ऐसे सीधे भी तो जा सकते थे, एन कैप की डायरेक्शन या दिशा में भी तो जा सकते थे। ये कितना है, R, लेकिन हम कितने एंगल या कोण पर गए थे, ऐसे थीटा। तो हम ये कह रहे हैं कि PR की दिशा में, PR की दिशा में फलन फाई में परिवर्तन की दर, जो स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन क्या, PR। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट P से पॉइंट Q गए, यहाँ पर कितना है फाई, यहाँ पर कितना है फाई प्लस डेल्टा फाई, कितने का डिफरेंस या अंतर आया बताओ, डेल्टा फाई का आया। कितनी डिस्टेंस है, देखो यहाँ से यहाँ गए, सपोज करो ये डिस्टेंस या दूरी कितनी है, डेल्टा एन। तो डेल्टा फाई अपॉन कितना होगा, डेल्टा एन होगा। डेल्टा फाई अपॉन कितना होगा, डेल्टा एन होगा। अगर पी क्यू डायरेक्शन में गए, पी क्यू दिशा में गए, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। अगर पी आर डायरेक्शन या दिशा में गए तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन। यहाँ फाई प्लस डेल्टा फाई, और कितने डिस्टेंस पर, डेल्टा एन डिस्टेंस पर, डेल्टा एन दूरी पर। अब ये देखो ट्राइंगल दिख रहा है हमें, त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा, पी क्यू आर। इसमें हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस थीटा की। कॉस थीटा सब जानते हैं, इससे निकालना आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये हमने ऐसे डाला है, तो बेस कितना हो गया, डेल्टा एन हो गया हमारे पास। बेस कितना हो जाएगा भैया, बेस कितना हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा ना। बेस कितना हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, डेल्टा एन। और इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा आर।
तो cos थीटा बराबर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर होगा। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल्टा आर की। डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एन अपॉन cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वापस हम जाते हैं पी क्यू की दिशा में। पी क्यू की दिशा में परिवर्तन की दर देखते हैं कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन पी क्यू डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज इन पी क्यू डायरेक्शन। कैसे, कितना चेंज है पी क्यू डायरेक्शन ये दिशा में, डेल्टा फाई अपॉन क्या, डेल्टा आर है। तो ऊपर देखो डेल्टा फाई को तो डेल्टा फाई ही लिख देंगे हम। डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ रखेंगे तो डेल्टा एन तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और cos थीटा कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा, गया ना। अब यहाँ देखो ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है हमारे पास, cos थीटा पर। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। अगर हम cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दें, यहाँ पर अधिकतम मान रख दें, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो अगर हम cos थीटा की वैल्यू 1 रख दें तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और किसके बराबर आएगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन। ये जो मैक्सिमम चेंज होता है ना, ये जो अधिकतम परिवर्तन होता है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। मैक्सिमम चेंज जो होता है ना, अधिकतम परिवर्तन होता है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, GRAD। किससे, GRAD। किसका निकल रहा है, फाई का। किसका फाइंड आउट किया है, फाई का। ग्रेडियंट फाई बराबर होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर इंटू क्या, मैक्सिमम, या फिर हम इसे लिखते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन। और ये कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में है, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में। तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर का और यूज में लेते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, एकांक सदिश एन कैप। एन कैप कौन सी डायरेक्शन या दिशा बता रहा है, PR। कौन सी डायरेक्शन या दिशा बता रहा है हमारे पास, PR बता रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। और ये फॉर्मूला जो आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा, ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू आएगा हमारे पास डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन इंटू क्या आ जाएगा, एन कैप। और यदि चेंज या परिवर्तन बहुत कम हो तो डेल्टा को हम किस में भी चेंज बदल सकते हैं, डी में, डी फाई अपॉन डी एन इंटू क्या, एन कैप। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट फाई जो होता है वो किसके इक्वल आता है हमारे पास, डी फाई अपॉन डी एन इंटू क्या, एन कैप के। इसे कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं हम, ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। एक एक बात को सुनी है। डेरिवेशन ये वाला बिल्कुल फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ज़्यादा हमने इसके बाद में बारे में बात नहीं की है। ठीक है, क्योंकि काम भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो काम आने वाली चीज़ है वो देखते हैं हम, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अदिश क्षेत्र की प्रवणता वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। ठीक है, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल। अदिश क्षेत्र की प्रवणता किसमें, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। यानी
ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, u1 u2 और u3 होता है। क्या होता है, u1 u2 और u3 होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा मेन फॉर्मूले की। तो ग्रेडियंट फाई जो होता है, अभी अभी पढ़ के आए हैं हम, डी फाई अपॉन डी एन इंटू क्या होता है, एन कैप होता है। ग्रेडियंट फाई बराबर से क्या होता है, डी फाई अपॉन डी एन इंटू क्या होता है, एन कैप। अब हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं इसका, ये याद रखना पड़ेगा, किससे, डी आर वैक्टर से। यानी डी आर वैक्टर से हम अदिश गुना कराते हैं। डी आर वैक्टर से हम क्या कराते हैं, अदिश गुना कराते हैं, डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वैक्टर इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन कैप डॉट डी आर वैक्टर। और यहाँ पर हम इसको सोल्व करें, किसको, एन कैप डॉट डी आर वैक्टर को। तो आपने ये पढ़ा है ए डॉट बी बराबर होता है ए सदिश का परिमाण या मैग्नीट्यूड ए, जिसमें डायरेक्शन या दिशा नहीं होती है, बी सदिश का परिमाण या मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच में एंगल कौन सा होता है, कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो एन कैप डॉट डी आर, एन कैप का मैग्नीट्यूड या परिमाण एक होता है, यूनिट वेक्टर का एकांक सदिश का परिमाण या मैग्नीट्यूड एक होता है, और क्या, डी आर, और दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा। ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वैक्टर इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एन, और एन कैप डॉट डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर कॉस थीटा। अभी अभी हमने डायग्राम से निकाला था कि कॉस थीटा बराबर क्या आया था, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर। इसको हमने किस में चेंज कर दिया था, डी में, लास्ट में। डेल्टा को किस में चेंज कर दिया था, बदल दिया था डी में। तो ये क्या बना था, डी एन अपॉन डी आर। तो डी आर कॉस थीटा को हम डी एन लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वैक्टर इक्वल्स टू, और ये बनेगा हमारे पास डी फाई अपॉन डी एन और इनटू क्या, डी एन। डी एन से क्या कैंसिल हो जाएगा, डी एन। तो हमारे पास आएगा ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वैक्टर किसके इक्वल आएगा, डी फाई के। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। क्या दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर, इसे क्या देते हैं हम, फर्स्ट देते हैं। बिल्कुल क्लियर, धीरे धीरे, कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए भैया, छूट ना जाए। फर्स्ट ईयर का था बस ये, बस अब कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट में निकाला है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में निकाला। फर्स्ट ईयर में हमने किस में निकाला था सर, फर्स्ट ईयर में हमने निकाला था कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वाह गजब। अब किस में आया है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आगे क्या करेंगे, देखो ग्रेडियंट फाई जो होती है ना, अभी अभी पढ़ा है हमने, ग्रेडियंट फाई कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, देखो एन कैप लग रहा है, ये फॉर्मूला भी बनाया है हमने। ग्रेडियंट फाई जो होती है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ग्रेडियंट फाई को हिंदी में क्या पढ़ेंगे भैया, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। ठीक है ना, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र। फाई क्या है, स्केलर है, अदिश क्षेत्र है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वही चीज़ है ना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ग्रेडियंट फाई, कोई भी वेक्टर होता है उसको याद करो, जैसे ए वेक्टर या ए सदिश होता था तो a1 इंटू ई1 कैप, a2 इंटू ई2 कैप प्लस a3 इंटू ई3 कैप, ऐसे मान लिए ना। किसी भी वेक्टर के, किसी भी सदिश के कितने कंपोनेंट या घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट या घटक होते हैं। तो ये जो ग्रेडियंट फाई है इसके भी हम कितने कंपोनेंट या घटक मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। देखो कौन कौन से, g1 e1 कैप, क्योंकि अब तो ये e1 में चलेगा ना, g2 e2 कैप,
और G3 कैप। सर ये कैसे बनाया? ये देखो ना, किसी भी वेक्टर या सदिश को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ग्रेडियंट फाई भी एक वेक्टर या सदिश है। तो इसके 3 कंपोनेंट या 3 घटक कौन कौन से बना लिए हमने? G1, G2 और G3 बना लिए। चलो इतना तो हुआ। अच्छा, dr वेक्टर पढ़ा है? dr वेक्टर क्या होता था हमारे पास? याद करो, dr वेक्टर कल की क्लास में ही पहले वाली में किया था। E1 कैप H1 DU1, E2 कैप H2 DU2 और E3 कैप H3 DU3 होता है। ये हमने कल की क्लास में डेरिवेशन में बनाया था। ठीक है, E1 कैप H1 DU1, E2 कैप H2 DU2 और E3 कैप H3 DU3। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? dr वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें एक बात और है, फाई। सपोज करो, मानो फाई किसका फंक्शन है, यहाँ पर फलन है u1, u2 और u3 का। क्योंकि कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में हम किसकी बात करते हैं? u1, u2 और u3 की बात कर रहे हैं। ये फाई क्या होता है? यहाँ पर स्केलर फंक्शन होता है, अदिश फलन हो रहा है। और हम सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं ये जो फाई है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है? u1, u2 और u3 पर निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। बार बार आ जाता है सर ये। इसका हम क्या करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज। कैसे करते हैं? फाई की जगह क्या लिखेंगे? डी फाई, और फिर लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल u1। इसे करली बोलते हैं, लेकिन मेरे से डेल ही निकलता है भाई साहब, क्या करें। नाम में क्या धरा है भाई साहब? नाम में क्या धरा है? डेल फाई अपॉन डेल u1 इंटू क्या बनेगा ये? du1 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u2 इंटू क्या बन जाएगा ये? du2। और डेल फाई अपॉन डेल u3 इंटू क्या बन जाएगा? du3। ये किसकी वैल्यू है सर? ये किसकी वैल्यू है सर? ये डी फाई की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ये डी फाई की वैल्यू है। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी? 3 दे देते हैं। कितनी आ गई? 3 इक्वेशन आ गई भाई साहब। कितनी आ गई? 3 इक्वेशन। देयर आर 3 इक्वेशन, है ना। अब आगे क्या करते हैं? देखो 3 इक्वेशन आ जाती है तो ये सारी वैल्यू 2, ओहो इसे तो भूल गए, लो इसे 3 देते हैं, इसे देते हैं 4। जो सेकेंड, थर्ड और 4 है, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट में रखते हैं। सेकेंड, थर्ड और 4 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड और 4 की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं। देखो ग्रेडियंट फाई की जगह हम क्या लिखेंगे बताओ? ग्रेडियंट फाई की जगह ग्रेडियंट, ये देखो G1 E1 कैप, G2 E2 कैप, G3 E3 कैप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डॉट dr की वैल्यू ये होती है। डॉट dr क्या होता है? H1 DU1 E1 कैप, H2 DU2 E2 कैप, H3 DU3 और E3 कैप होता है। इसके बाद है इक्वल, तो ये लिखेंगे इक्वल। फिर क्या आता है? डी फाई क्या होगा? डेल फाई अपॉन डेल u1 इंटू du1, डेल फाई अपॉन डेल u2 इंटू du2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u3 इंटू क्या? du3। अब फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर समान एकांक सदिश को गुना करते हैं। G1 E1 कैप डॉट है H1 DU1 E1 कैप से। E1 कैप डॉट E1 कैप की वैल्यू होती है 1, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? G1 H1 DU1 आएगा प्लस 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 E2 कैप को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? E2 कैप से। G2 E2 कैप डॉट H2 DU2 E2 कैप डॉट E2 कैप की वैल्यू होती है 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो G2 H2 और क्या होगा?
du2 होगा। G3 E3 कैप को डॉट कराएंगे हम इसके साथ, E3 कैप डॉट E3 कैप सेम वाले की वैल्यू 1 होती है। अरे वही कर रहे हैं, आई कैप डॉट आई कैप भैया, बुढ़ापा आ गया। G3 ठीक है, जब भी नहीं पता लगे तो फिर नहीं पता लगे। G3 H3 और क्या du3, और ये किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, डेल फाई अपॉन डेल u1 इंटू du1 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u2 इंटू du2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल u3 इंटू क्या du3। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं भैया, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब जब यहाँ पर इतना आ जाएगा ना तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, यानी कि क्या करने पर, तुलना करने पर। और जब हम इसकी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, देखो इक्वल से पहले ये du1 है और इक्वल के बाद भी du1 है। du1 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है, G1H1 है, ये बराबर लिखोगे, इक्वल लिखोगे। du1 का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है, डेल फाई अपॉन डेल u1, तो डेल फाई अपॉन डेल u1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास G1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल u1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड हम यहाँ देखो, du2 का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है, G2H2 है, और यहाँ पर देखो du2 का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है, डेल फाई अपॉन डेल u2 बराबर, कोफिशिएंट या गुणांकों को बराबर कर दो, यही कंपेयर तुलना होती है। तो यहाँ से G2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन क्या होता है, डेल u2 होता है। फिर इसके बाद यहाँ du3 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना है, G3 इंटू क्या H3, और यहाँ पर du3 का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है, डेल फाई अपॉन डेल u3 होता है। तो यहाँ से G3 की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, क्या होगी, 1 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन क्या होगी, डेल u3 होगी। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, G1, G2 और G3 की। प्रोसीजर है यार, प्रोसीजर प्रक्रिया है भैया, क्या करें यार। डेरिवेशन बन रहा है, बस देखो अब बन जाएगा। कौन सी इक्वेशन की बात करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2, और 2 में रखेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रेडियंट फाई बराबर, देखो E1 कैप को मैं पहले लिख रहा हूँ, E1 कैप तो पहले लिख दिया, और G1 की वैल्यू क्या है, ये रही, तो H1 तो कहाँ आएगा, नीचे, और डेल फाई अपॉन क्या आ जाएगा, डेल u1 आ जाएगा, आया ना। प्लस सेकंड में देखो G2 E2 कैप है, E2 कैप को तो मैंने पहले लिख दिया, G2 की वैल्यू क्या है, तो नीचे H2 आएगा, और डेल फाई अपॉन क्या आ जाएगा, डेल u2 आएगा। फिर इसके बाद G3 है, G3 और E3 कैप को तो मैंने पहले लिख दिया, और H3 नीचे आएगा, और डेल फाई अपॉन डेल u3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास, ग्रेडियंट फाई की। तो ग्रेडियंट फाई अगर आपसे पूछ लिया जाए ना भैया, ग्रेडियंट फाई क्या होता है, तो ग्रेडियंट फाई क्या होता है, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल u1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल u2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल u3 होता है। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, क्या, ग्रेडियंट फाई इस पूरे में से फाई मल्टीप्लाई में आ रहा है, फाई कॉमन ले सकते हैं ना, तो E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल u1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल अपॉन डेल u2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल u3, और ये किससे कॉमन ले, इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने, फाई कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, फाई कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो आएगा ग्रेडियंट फाई जो आएगा, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं डेल्टा, और ये क्या आ जाएगा, फाई।
तो ग्रेडियंट फाई जो है वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा फाई के। तो इस बुक में याद रखना डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 होती है, E2 कैप अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 होती है, और E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3 होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ के देखा। आप भी पढ़ के देखा, आप नहीं देखा पढ़ के तो है ना, इसे पढ़ना, इसकी PDF मिल जाएगी। PDF पहले लेक्चर देख लेना, PDF बाद में नोट कर लेना, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।